Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and chapter number is 6, Rural Administration. So this is our second lecture. So let's start. So actually, student, what we are going to study in this chapter? So we have already discussed about some topics which are फर्स्ट इज द क्वेरल इन विलेज हमने इसमें ये वाला टॉपिक हम फर्स्ट अ क्वेरल इन द विलेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस सो इन दिस टॉपिक वी डिस्कस हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने एक स्टोरी देखी थी किस की स्टोरी थी वो हमारी दो मोहन और रघु दो पर्सन्स की स्टोरी थी जो आपस में क्या थे जो फार्मर्स थे और आपस में उनका एक डिस्प्यूट हो गया था जमीन को लेकर उनकी ठीक है कि जो रघु जो था रघु ने अपनी जो उनका उसका जो बंद था ठीक है जो बंद था बाउंड्री थी उसने अपनी थोड़ी सी बढ़ा ली थी और मोहन की जमीन का जो साइज था वो छोटा हो गया था जिस वजह से उन दोनों के बीच में क्या हो गया था थोड़ा झगड़ा हो गया था ओके देन वी हैव स्टडीड अबाउट द एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन फिर हमने क्या स्टडी किया एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन को हमने स्टडी किया जिसके हमने अंदर ये देखा कि जो पुलिस स्टेशन होता है जब आप किससे कोई भी तरह का आपका डिस्प्यूट है कुछ भी है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं आप अपने लोकल एरिया में जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है जो आपके लोकल एरिया में आता है वहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे आप जाकर वहां पर अपनी रिपोर्ट लिखवाओगे तो इट्स योर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी रिपोर्ट को लिखे और देन आफ्टर दैट ही investigate your case okay so and then after that we studied about the work at the police station फिर हमने उसके बाद क्या स्टडी किया पुलिस स्टेशन अब क्या क्या वर्क एट द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन अब क्या क्या काम करती है जिसमें हमने देखा था कि जो मेन होता है लोकल में वो कौन होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ ओके तो वो उसका मेन जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सब काम करने की देन आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कि जिसमें हमने देखा कि कोई भी जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखने जो होते हैं वो रखने जरूरी होते हैं क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके के कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं उस टाइम पर इस तरह के रिकॉर्ड जो मेंटेन करके रखे होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ओके तो ये हमारा वैसे थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ पाया था तो टुडे वी विल डिस्कस इट तो लेट्स स्टार्ट yes we have already studied about the quarrel in the village okay after that we study about the work at the police station देन मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ठीक है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड यस मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में हमने क्या क्या स्टडी किया था मैं आपको एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में रहे कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में हमने देखा कि मोहन एंड जो रघु थे जिनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था तो मेन किसको लेकर अब उनकी जो फील्ड थी उनकी बाउंड्री को लेकर ठीक है उनकी बाउंड्री को लेकर उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ था तो ये डिस्प्यूट कैसे कैसे खत्म हो सकता था कि अगर मान लो इस तरह की कोई कोई भी रिकॉर्ड रखे जाएं कि जो लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड रखे जाएं कि किसकी किसकी कितनी जमीन है ठीक है किसके पास कितनी जमीन है उन सब के रिकॉर्ड रखे जाएं तो कोई भी किसी भी तरह की हेरा फेरी नहीं कर पाएगा ठीक है सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner हमने ये क्वेश्चन अराइज हुआ था क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब उनके बीच में झगड़ा हुआ था तो वो लोग कहाँ गए थे पुलिस स्टेशन में गए थे ठीक है पुलिस स्टेशन में गए वहां रिपोर्ट लिखवाई तो अब वो कहते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा वे है कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे कि बिना ऐसा कुछ किए इन डिस्प्यूट को सेटलमेंट की जा सकती है इस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता था तो वो कहते हैं कि आर दे रिकॉर्ड दैट शो who owns what land in the village let us find out how this is done तो हमने ये सब स्टडी कर चुके हैं हम लोग हमने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पर पटवारी होते हैं
ठीक है। जो आपके विलेजेस में जो पटवारी होते हैं वो इस तरह के क्या करते हैं, उनका मेन काम होता है कि वो लैंड को मेजर करना और उनकी रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये किसका काम होता है, पटवारी का। ओके, तो वो उसके बाद हमने देखा था कि पटवारी जो है, पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, उसको अलग अलग नेम से, अलग डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कुछ विलेजेस में जो है इनको लेखपाल बोला जाता है, दूसरे में कुनोंगो, और बहुत दूसरी स्पेसेस हैं जहां पर भी उनको बोला जाता है। देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज देखने के लिए मैंने आपको ये चीज दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास बुक में, जी बुक में आपके पास ये पेज है जिसके अंदर ना आपके जैसे किस तरीके से वो पटवारी जो है वो लैंड के रिकॉर्ड रखते हैं, वो सब देखिए। यहाँ पर आपके पास एक पेज दिया हुआ है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। आप इस पेज पर देखिए, इस पेज में देखिए यहाँ पर मैप है। ओके, ये आपका मैप बना हुआ है। इसमें ये देखिए, ये लैंड, अलग अलग लैंड दी हुई है। तो ये सब मेजरमेंट की हुई है कि किसकी कितनी लैंड है। ठीक है, अगर इस तरीके से एक मैप जो है पटवारी के पास बना होता है, विलेज विलेज क्या है ये, अमरपुर, अमरपुर पटवारी रिकॉर्ड। अमरपुर जो विलेज है उसमें पटवारी का ने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है एक मैप का, जिसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से किसके पास कितनी जमीन है, कितनी लैंड है, वो सब यहाँ पर मेंशन है। और ये देखिए, ये कुछ उसने अपने रिपोर्ट बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर है, एरियाज इन हेक्टेयर, नेम ऑफ ओनर, फादर और हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड। ओके, एरिया कल्टीवेटेड, दिस एरिया, जिसमें क्या क्या कल्टीवेट किया जाता है, क्रॉप ग्रोन एरिया, एंड उसके बाद आपके पास है सेकेंडरी क्रॉप ग्रोन, एंड देन एरिया नॉट कल्टीवेटेड फॉर फेलो लैंड। ओके, फैसिलिटीज। तो ये सब आपके पास इस तरीके से वो पटवारी रिकॉर्ड रखते हैं, जिसके अंदर आप देखिए, जब मोहन था ना, मोहन और रघु, अब देखिए मोहन है, मोहन की भी उसने रिकॉर्ड रखे हुए मैप के, जिसमें एरिया इन हेक्टेयर, कितनी हेक्टेयर है, 0.75। ओके, तो वो कोई रेंट पर नहीं है, तो नो। और किस तरीके की क्रॉप ग्रोन कर रहा है, सोयाबीन के, सोयाबीन, एंड एरिया कितना है, 0.75 हेक्टेयर। ओके, ऐसे ही रघुराम जो है, रघु का मोहन के साथ डिस्प्यूट था, तो रघु के आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके पास कितनी हेक्टेयर लैंड है, 3, सन ऑफ द रतनलाल विलेज, अमरापुर ओनर। ओके, उसके भी रेंज में नहीं है, क्या क्या चीजें वो ग्रो कर रहा है, सोयाबीन, व्हीट एंड व्हीट इरिगेटेड। ओके, देन कितने एरिया कितना है कल्टीवेशन का, 2.075 हेक्टेयर। ओके, सेकेंडरी क्रॉप ग्रोन वो कितनी है, यानी एक और क्रॉप जो वो कर रहा है वो है 1.75, एंड देन एरिया नॉट कल्टीवेटेड, जो वो एरिया कल्टीवेट नहीं करता है, वो कितना पार्ट है उसका, 0.25। ओके, सो फैसिलिटीज क्या है, देखिए यहाँ पर रघु की उसमें है वेल फर्स्ट वर्किंग, देन वेल फर्स्ट वर्किंग ग्रेजिंग, ये मध्य प्रदेश में के गांव में ग्रासलैंड। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो पटवारी होते हैं वो ऐसे रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या क्लियर है कि अगर मान लो रघु और मोहन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है फील्ड को लेकर, तो क्या होगा, पटवारी अब यहाँ पर देखेगा कि भाई मोहन और रघु में जो डिस्प्यूट है, तो उसमें कितनी जमीन के उसके पास रिकॉर्ड है कि मोहन की कितनी जमीन है, रघु की कितनी जमीन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वो किस चीज से मेजर करते हैं, जैसे एक जो उनके पास चेन होती है, उस चेन से वो मेजर कर लेते हैं कि एक लैंड जो है कितनी है। ओके, तो यहाँ पर जब वो मेजर कर सकते हैं, और दूसरा वो क्या कर सकते हैं इसको, जैसे वो पुलिस स्टेशन में गए, तो पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो यहाँ पर पटवारी के पास आकर इस तरीके के रिकॉर्ड ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मोहन की कितनी जमीन है, रघु के पास कितनी जमीन है, फिर उसकी मेजरमेंट की जाए। मेजरमेंट करके ये बिल्कुल इजीली पता चल सकता है कि भाई जो रघु है, क्या रघु ने मोहन की जमीन पर कब्जा किया है। तो इस तरीके से इन डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाता है, और ये रिकॉर्ड जो है इस तरीके से हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये मैप से आपको क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पर ये सब हमने पेज पूरा स्टडी कर सके थे, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस ऑल दिस थिंग। ओके, नाउ यस, नाउ वी विल डिस्कस ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। अब
क्या होते हैं, देखिए बच्चे, एक कंट्री, जैसे ये पूरी कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री में क्या होते हैं, अलग अलग ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट्स है। तो ये स्टेट्स होते हैं, इन स्टेट्स में आगे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स बने होते हैं स्टेट्स के अंदर, ठीक है, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं आपके पास, डिस्ट्रिक्ट के फिर अंदर आपके पास और सब डिवीजन होता है, वहां पर विलेजेस होते हैं, तो इस तरीके से डिवीजन होता है। सो ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, and for managing matters relating to the land, these districts are further subdivided. ओके, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हुए, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड, लैंड से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उनको ये मैनेज करते हैं, तो मैनेज करने के लिए ये आगे भी सब डिवीजन करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स का, जिनको क्या करते हैं, आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जिनको कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनको इनके अंडर रखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवीजन करते हैं, सब डिवीजन में आगे तहसील बनाई जाती है। ओके, तहसील के अंदर अब देखो उनको किस किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम है उनके, जैसे उनको तहसील भी बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट का जब सब डिवीजन किया जाएगा, और कहीं कहीं पर उनको तालुका भी बोला जाता है। ओके, सो एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो इन सबके ऊपर हेड होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पे जो हेड होता है, जो सब सुपरवाइज करता है, तो वो एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, हेड, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको बोलते हैं। and under her are revenue officer, also known as तहसीलदार। अब यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपका डिस्ट्रिक्ट, सबसे ऊपर जो आपके पास क्या होती है, जब मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ऊपर आपके पास जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद उसके नीचे कौन आते हैं, तहसीलदार, ठीक है, जो तहसील में कम में जिनको हेड बनाया जाता है वो होते हैं तहसीलदार। सबसे ऊपर कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देन कौन आते हैं, तहसीलदार, एंड दे हैव टू हियर डिस्प्यूट। और वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों के जो बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, इनको सुनना पड़ता है उन डिस्प्यूट्स को। एंड दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज and ensure that reports are properly kept and land revenue is collected। अब यहाँ पर एक तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको निपटाने का काम है, और वे क्या करते हैं, वे पटवारी का जो भी वर्क होता है उसको सुपरवाइज करते हैं, कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मेन मेन वो हेड है, तो जो वो क्या करते हैं, वे पटवारी के जो भी वर्क है उसको सुपरवाइज करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से रखे जाए, मेंटेन किए गए हैं या नहीं। ओके, और रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता है, जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं नहीं। ओके, सो ये इनको इस चीज को सुपरवाइज करना किसका काम होता है, पटवारी के ऊपर कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, एंड दे मेक श्योर दैट a farmer can easily obtain a copy of their record to अच्छा, इसके साथ साथ वो और क्या श्योर करेंगे, वो ये भी श्योर, उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि जो रिकॉर्ड है ना, जो जो ये रिकॉर्ड है उनके जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी आसानी से मिल जाए। मतलब फार्मर्स के पास भी क्या होनी चाहिए, अपनी कॉपी होनी चाहिए, और अगर उनके पास नहीं है तो उनको वो अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी जो है वो उनको इजिली अवेलेबल हो जाए। ओके, तो ये भी वो सुपरवाइज करते हैं इस चीज को। सो द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हियर। तो अब ये जहां पर ये डिस्प्यूट सुने जाते हैं, कहाँ सुने जाते हैं ये डिस्प्यूट्स, जो आपस में होते हैं उनके बीच में, तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं ये कहाँ सुने जाएंगे, तहसीलदार ऑफिस। तहसीलदार का जो ऑफिस है वहां पर इस तरह के डिस्प्यूट को, इस तरह के विवादों को सुना जाता है। ओके, तो और सुना जाता है, और फिर उसका वहां पर सुनकर उनका निपटारा किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आई है, यहाँ पर एक लाइन है, हमने क्या बोला कि यहाँ पर हमने बोला है कि the farmers can easily obtain a copy of their record. A student can obtain their caste certificates etc. अच्छा, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी अपने जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आप देखते हैं आजकल जब भी आप कहीं एडमिशन लेते हैं, कहीं फॉर्म भरते हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी फिल किया जाता है। तो आपके पास मतलब आपकी कास्ट को फिल किया जाता है कि आप किस कास्ट से हैं, ठीक है, तो आपको एक कास्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी
वहां पर अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? सो अब यहाँ पर ये जो लाइन है फार्मर्स वाली, अब यहाँ पर देखिए हम देखें कि farmers obtain require a copy of their lands record together with a map as shown in the previous illustration. ओके जो फार्मर्स होते हैं वो अक्सर अपने फील्ड्स के जो मैप होता है और उसके रिकॉर्ड उनकी उनको जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, उनकी नीड होती रहती है उनको, ठीक है। फार्मर्स ऑफन रिक्वायर, उनको हम क्या होती है, अक्सर उनको इस तरह की रिक्वायरमेंट होती रहती है, a copy of their land record together with the map as shown in the previous illustration। जो आपने अभी पीछे जो अभी आपको एक पेज दिखाया है ना मैप का, तो वो उसकी एक कॉपी की जरूरत फार्मर्स को टाइम टू टाइम पड़ती रहती है, एंड दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन। और उनका ये राइट भी है कि वो इस तरह अपनी ये लैंड से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है उसको रखें अपने पास, ये राइट भी है। सो दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस। तो जब ये उनको इस तरीके की कॉपी चाहिए होती है तो इसके लिए उन्हें एक ना स्मॉल फी, एक छोटी सी पे अ स्मॉल फी, एक छोटी सी फीस भी देनी पड़ती है जब उनको इस तरीके का रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए होती है। So however this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it। अब क्या हुआ कि अब उनको वो ये क्या होता है कि लोगों को ना इनको हासिल करने में ये जो कॉपी है, इनको कॉपी को मिलने में कई बार ऐसा होता है कि उनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओके, कई बार उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती फार्मर्स को, कई बार ऐसा उनको ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सो इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज। अब कुछ स्टेट में तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड क्या कर लिए, कंप्यूटराइज कर दिए, एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजिली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड। अब उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिए और उनको पंचायत ऑफिस में भी उनको रख दिया, ताकि क्या हो कि जब भी किसी को चाहिए अपनी कॉपी तो वो इजिली वहां से उनको अवेलेबल हो जाए, एंड रेगुलरली अपडेट। और वो उनको रेगुलर अपडेट भी करते रहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था ना कि जो पटवारीज होते हैं जब इस तरीके के रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो टाइम टू टाइम उनको मेंटेन तो करके ही रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उसको अपडेट भी करते हैं। अपडेट करने के रीजन भी बताए थे कि कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉपिंग में चेंज कर लेते हैं। एक साल मान लो वो कोई और किसी एक वैरायटी की क्रॉप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि वो कोई और जो है और किसी कोई क्रॉप जो है वो करनी शुरू कर दें। और बहुत से ऐसे कई बार होता है कि वो अपने जो है कहीं पर जो वेल है उसको डिग कर दें, कुआं खुदवा लें, या इस तरह की और फैसिलिटीज अपने फील्ड में लाएं। तो उनको रेगुलरली ये लोग क्या करते हैं, इनको अपडेट करते रहते हैं। So when do you think farmer may require a copy of this record? आपको क्या लगता है कि फार्मर को ना इस रिकॉर्ड की जो ये कॉपी है ना उनकी जरूरत कब कब पड़ती है? तो यहाँ पर देखो कुछ एक दिए हुए पॉइंट जहां पर आपको खुद को लगेगा कि हाँ यहाँ पर उन्हें अपनी जो रिकॉर्ड है उनकी कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। जैसे एक फार्मर है वो दूसरे फार्मर से जमीन खरीदना चाहता है। ओके, इसी तरीके अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। एक फार्मर वो अपनी फसल दूसरों को बेचना चाहता है। थर्ड, अ फार्मर वांट अ लोन from the bank to dig a well in her land. A farmer want to purchase fertilizer for his field. A farmer want to divide his property among his children. तो अब यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि जिनमें मतलब किस किस चीज के अंदर आपको अपनी लैंड की कॉपी की रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, आपको उसकी रिकॉर्ड चाहिए। आपको ये जो कुछ एक पॉइंट दिए हुए हैं इन पॉइंट्स में से आपको किस किस केस के अंदर आपको क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, तो ये आपको देखना है। ठीक है, नाउ यस हियर अ ब्यूटीफुल पोएम इज हियर। सो आप यहाँ पर ये पोएम देखिए, इस पोएम को हम लोग ऐसा करते हैं, इस पोएम को हम पहले एक नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करें, उसके बाद अगर ये पोएम हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। ओके, तो हम ये स्टडी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब यहाँ पर एक नया लॉ बनाया गया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट यानी सुधार किया गया। जैसे पहले कोई क्या था
कि पहले एक लॉ बना हुआ था, उस लॉ के अंदर क्या किया गया, कुछ नया कानून बनाया गया, कुछ चेंज किया गया, अमेंडमेंट किए गए। तो आप देखिए वो क्या है कि often when we think of a farmer who own land, we think of men, women are seen as people who work on a field, but not as people who own agriculture land. अब अगर हम बात करें, देखिए अगर पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट अपने क्या करते हैं, अब उनके पास बेटा भी है और बेटी भी है, तो जब फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी उस पर किसका राइट होता था, केवल उनके बेटे का। बेटी को किसी भी तरीके का कोई भी राइट नहीं दिया जाता था, ना ही उस उनकी वाइफ को, यानी उनकी मदर को। तो लेडीज को किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। ओके, तो अब क्या हुआ, अब क्या है, अब आपको सबको पता है कि अब जो लॉ बना है ये, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, बेटा है बेटी है, सबका प्रॉपर्टी में इक्वल क्या होता है, इक्वल पार्ट होता है, इक्वल हिस्सा होता है, हर किसी को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा। तो अब ये जो है न्यू लॉ जो है वो बनाया गया है, उसके अंदर ये सब है। तो अब यहाँ पर देखिए कि वो कह रहे हैं कि often when we think of the farmer, जब हम उन किसानों के बारे में, उन फार्मर्स के बारे में हम सोचते हैं जिनके पास लैंड है, तो आमतौर पर हमारे माइंड में क्या आता है, हम आमतौर में हमारे वी थिंक ऑफ मैन, हम हमेशा मैन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एंड वीमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन जो अगर हम विमेन की बात करें, सो विमेन की जो हैसियत है वो फील्ड में काम में एक किसके, एक हेल्पर के रूप में मानी जाती है, और उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा जाता, ठीक है। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि जो विमेन होती हैं वो सिर्फ एक एज अ हेल्पर, वो हमारे हेल्प कर रही हैं, उनको हम एक मालिक के रूप में उसे नहीं मानते। तो टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू विमेन डिडंट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। और आज भी कहते अभी तक भी आप देखोगे कि अभी तक भी जो हिंदू जो लेडीज हैं, हिंदू विमेन हैं, अभी तक भी कई स्टेट में हिंदू विमेन को फैमिली की लैंड में हिस्सा नहीं मिलता था, अभी तक भी उन्हें हिस्सा नहीं मिलता था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ फादर his property was divided equally only among his son। और अगर फादर की डेथ होने के बाद उनके जो सन होते थे, उनके जितने भी लड़के होते थे, बेटे होते थे, उनके बीच में इक्वली जो प्रॉपर्टी थी वो डिवाइड हो जाती थी। बट रिसेंटली द लॉ वाज चेंज। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, इस लॉ में चेंज कर दिया गया। ये लॉ क्या, कौन सा है, 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इसमें इस लॉ में चेंज कर दिया गया। In the new law, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land। अब नए नए जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अब लेडीज को, मतलब सबको इक्वल राइट है, ठीक है। चाहे उसमें क्या है, चाहे उसमें बेटा आए, बेटी आए, या फिर मदर, हिंदू फैमिली में अब सबका उस जमीन के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर इक्वल शेयर होगा, ठीक है। एंड द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये सेम लॉ जो है वो सभी स्टेट्स के ऊपर और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर कंट्री में अप्लाई होगा। So this law will benefit a large number of women। अब ये जो लॉ है, ठीक है, ये जो लॉ है ये क्या करेगा, ये लार्ज नंबर, ये बहुत, मतलब कि लेडीज को, काफी ऐसी लेडीज हैं जिनको ये बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर ना एक ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सुधा के बारे में बताया गया है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा जो है वो एल्डेस्ट डॉटर है, ठीक है, अपनी फैमिली की। ओके, एंड यहाँ पर वो एक एग्रीकल्चर फैमिली से है, एंड शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। ठीक है, वो मैरिड है और वो अपनी पड़ोस के ही गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, Sudha often come to help for mother with the
विद द फार्मिंग वर्क। अब जब उनके फादर की डेथ हुई तो सुधा के फादर की डेथ के बाद से जो सुधा है वो अपनी हमेशा अक्सर वो आती रहती है और अपनी माँ के काम में हाथ बटाने के लिए वो आती रहती है। ठीक है। नाउ हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द land and enter her name along with the names of all children in his record। अब जो उसकी जो मदर है उसने पटवारी से ये कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और उसकी जो दोनों बेटियां हैं उनका नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, ये मदर ने पटवारी को कहा। सो सुधा's mother confidently organizes the family with the help of the younger brother and sister। अब सुधा की जो मदर है वो बड़े कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली जो है वो अपने छोटे बेटे और बेटी की हेल्प से खेती का काम संभालती है। So similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land। अब सुधा भी इस तरीके से वो पूरी एश्योरेंस मतलब पूरी निश्चितता में है, जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जो हम एक पोएम की बात कर रहे हैं, अ डॉटर्स विश, एक डॉटर की विश यहाँ पर बताई गई है पोएम के माध्यम से कि फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू द ब्रदर। कहते कि विरासत में, रिटेन मतलब विरासत में मिला ये घर, एक बेटी की चाहत है, एक बेटी की इच्छा चाह, वो अपनी बेटी अपनी चाह बता रही है कि विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा। ठीक है, ये मतलब कि मेरे फादर को अपने फादर से मिला है विरासत में, और अभी यही घर जो है मेरे फादर किसको देंगे, मेरे भाई को देंगे। ठीक है, हर कोई यही कहता है कि वो मेरे भाई को जाएगा ये घर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या, टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम। तो मतलब कि आप कहते हैं कि टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इज नॉट वेरी वोमेनली आई एम टोल्ड। अब ये बता दिया गया है मुझे कि पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, ये मुझे बता दिया गया है, क्योंकि पिता के घर में हिस्से की बात कोई भी औरत नहीं कह सकती, क्योंकि औरत का कोई हिस्सा ही नहीं होता। बट रियली but I really want a place of my own, no dowry of silk and gold। अब वो ये कह रही है कि यस, तो वो ये कह रही है, तो आगे क्या कह रही है वो कि लेकिन मुझे ये चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब भी बेटी पैदा होती है तो पेरेंट्स के माइंड में या फादर को हमेशा ये रहता है कि ये तो पराया धन है, और जब मैरिज करनी है, मैरिज करके दूसरे घर चली जाएगी, जब दूसरे घर भेजते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको सोना चांदी सब कुछ देकर एक डाउरी जो है उसके साथ दे देते हैं। ठीक है, तो अब एक बेटी की ये चाह होती है कि वो डाउरी दे दे, वो डाउरी तो लड़के वालों को दे दे, मेरा मुझे अपना मेरा मेरा घर क्या चाहिए, मुझे भी जब इस घर में से मैं जहाँ पर पैदा हुई हूँ, जिस घर में पैदा हुई हूँ, मुझे भी वहां पर अपनी एक जमीन चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं और जरूरत पड़ने पर उसको यूज कर सकूं। ओके, तो ये एक बेटे की जो है इच्छा यहाँ पर दिखाई गई। ओके स्टूडेंट, सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, so that's all for today, have a good day।